नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ इस वीडियो में आपसे अफ़गानिस्तान के 3 अलग अलग युद्ध के बारे में बात करूंगा। पहला जो सोवियत अफ़गान युद्ध था, दूसरा जो अफ़गानिस्तान का गृह युद्ध है, और उसके बाद में जब अमेरिका ने वहां हमला किया और उसके बाद से एक युद्ध चला आ रहा है। तो इन 3 अलग अलग युद्धों को एक ही वीडियो में एक टॉपिक की तरह डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपके लिए अफगानिस्तान की पूरी पिक्चर एक साथ क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि सोवियत यूनियन ने क्यों किया, अमेरिका ने क्यों किया, क्या कारण थे, कौन उसमें प्लेयर्स थे, और जितने भी फैक्टर्स हैं हम सब इस वीडियो में देखेंगे। अफगानिस्तान ना सिर्फ दुनिया की जियो स्ट्रैटेजी के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए और महाशक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपके लिए एक एस्पिरेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आना आना चाहिए वो ये कि आखिर अलेक्जेंडर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक सबने इस छोटे से लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन देश पे हमला करने की कोशिश क्यों करी। लैंडलॉक का मतलब जिसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं है, कोई सी एक्सेस अवेलेबल नहीं है। तो आखिर क्या रीज़न है? ना तो ये समुद्र से यहाँ से आप व्यापार कर सकते हैं, तो फिर क्यों इस पे हमला करते हैं? आंसर है ज्योग्राफी। इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है ये कई अलग अलग महत्वपूर्ण साम्राज्यों के बीच में स्थित है। तो यूरेशिया के जो पुराने एम्पायर रहे हैं, जैसे देखिए मंगोल एम्पायर, यूरेशिया यूरोप और एशिया को कवर करता था। मिडिल ईस्ट में कई बड़े बड़े एम्पायर रहे हैं, जैसे कि पर्शिया। उसके बाद साउथ एशिया, साउथ एशिया यानी कि भारत, भारत और उसके आसपास का जो क्षेत्र है। तो इस मैप में देखिए, अगर कोई यहाँ से मिडिल ईस्ट से कोई आर्मी अगर भारत की ओर आना चाहेगी तो उसे अफगानिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा। अगर कोई ये जो यूरेशिया वाला पूरा हिस्सा है यहाँ से कोई अगर साउथ एशिया की तरफ आना चाहता है तो भी अफगानिस्तान बीच में पड़ता है। सिकंदर जो कि यहाँ से आया था, अगर वो भी आएगा तो उसके भी बीच में रास्ते में अफगानिस्तान आया। बेसिकली आपको भारत आने के लिए अफगानिस्तान होकर आना पड़ेगा, और यहाँ से भारत से अगर व्यापार करना है आपको, एशिया और यूरोप के बीच का जो व्यापार है उसके लिए भी अफगानिस्तान बीच में क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसकी सेंट्रल लोकेशन ट्रेडिशनल पावर हाउसेस के बीच में। और यही कारण है कि अफगानिस्तान का इतिहास बहुत समय के लिए अस्थिर रहा है, क्योंकि किसी ना किसी बाहरी ताकत ने हमेशा वहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करी है। ये है अफगानिस्तान का पॉलिटिकल मैप, और कुछ इंपॉर्टेंट शहर आपको पता होने चाहिए बेसिकली कि कहाँ पे हैं। तो देखिए, काबुल जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है, थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट समझ लीजिए काबुल। दक्षिण में है कंधार, और यहाँ पे पश्चिम में हेरात, और ऊपर उत्तर में मज़ार शरीफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनके आपको हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे स्थित है, कि काबुल यहाँ पे। और देखिए, इनको एक कनेक्ट करता हुआ हाईवे है जो सर्कुलर रिंग रोड जैसा है, और इसे कई बार अफगानिस्तान का गारलैंड हाईवे भी कहते हैं। जैसे गारलैंड का मतलब होता है माला, तो ये एक माला की तरह इन चारों शहरों को जोड़ता है। अफगानिस्तान का मुख्य हाईवे यही है, और उसके अलावा बहुत कम हाईवेज़ और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को कई सारे साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर आक्रमण करना तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कभी भी एकजुटता नहीं रही है आपस में। जितने भी अलग अलग कबाइली ग्रुप हैं उनमें कभी बहुत ज़्यादा एकजुटता नहीं रही, तो इस पर आक्रमण करना बहुत आसान है। लेकिन इसे जीतना बहुत मुश्किल है, और इस पर शासन करना तो इम्पॉसिबल है। आज दिन तक कोई पावर इसके ऊपर कंटिन्यूसली शांति प्रिय स्थिति में बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया है। बाहर की शक्ति, याद रखिएगा, कोई भी बाहरी शक्ति, फॉरेन पावर। कारण फिर से ज्योग्राफी। तो जो इसके लिए एक ज्योग्राफी जो कि इसके लिए एक श्राप की तरह है, वो एक और वरदान की तरह भी है। और दूसरा कारण क्या है? ट्राइबल एथनिक डिवीजन, क्योंकि आपस में इन ट्राइब्स को जोड़कर रखना और इनके ऊपर शासन करना बहुत मुश्किल है। तो ये है अफगानिस्तान का एक जोग्राफिकल मैप। बेसिक फीचर आपको जो पता होना चाहिए वो ये कि ये हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, हिंदू कुश के पहाड़ हैं। ये अफगानिस्तान को बीचों बीच 2 हिस्सों में बांट देते हैं, और अफगानिस्तान का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है, और दक्षिण में यहाँ पे रेगिस्तान है। तो ये दक्षिणी इलाका जो है ये यहाँ पे रेगिस्तान है, जो कंधार और उसके नीचे दक्षिण का इलाका है, और उत्तर में और मध्य में पूरा पहाड़ी इलाका है। हिंदू कुश नाम याद रखिएगा, हिंदू कुश माउंटेन्स। तो ये है अफगानिस्तान की ज्योग्राफी और पॉलिटी। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा एथनिक ग्रुप के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं और उन्हें बांट के उनमें एकजुटता बहुत कम रही है। सबसे बड़ा ग्रुप है पश्तून, तो 42% के आसपास पश्तून हैं, 40 समझ लीजिए। उसके बाद ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, ये 4 सबसे मुख्य ग्रुप हैं जो कि अफगानिस्तान के एथनिक ग्रुप्स हैं। ये आप इस मैप में थोड़ा देखेंगे, जैसे ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये पश्तून पॉपुलेशंस हैं। पश्तूनों के बारे में एक बात याद रखिए, पश्तून आबादी आधी अफगानिस्तान में है और आधी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में भी बहुत पश्तून पॉपुलेशन है, और इसके जो ट्रेडिशनल जो पश्तून इलाका रहा है
उसको अंग्रेज़ों ने बीचों बीच डिवाइड कर दिया था, ये वाला बॉर्डर बना के जो आपको दिख रहा है, और इसका नाम है डुरैंड लाइन। सर मॉर्टिमर डुरैंड नाम के एक व्यक्ति ने ये बॉर्डर डिवाइड कर दिया था, और इसका कारण क्या था? डिवाइड एंड रूल। वही अंग्रेज़ों की पुरानी पॉलिसी जो हर जगह अपनाते थे, उन्होंने यहाँ भी अपनाई, ताकि पश्तून ना तो इस इलाके में पावरफुल हो पाएँ और ना ही इस इलाके में पावरफुल हो पाएँ, क्योंकि उनकी आबादी बढ़ चुकी है। तो अब लगभग आधी आधी से ज़्यादा आबादी पश्तूनों की यहाँ पे रहती है पाकिस्तान में, और तो उससे थोड़ी सी कम अफगानिस्तान में। लेकिन ये बॉर्डर सिर्फ मैप पे बना हुआ है। अभी तक पिछले 100 सालों में इस बॉर्डर को आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। कोई यहाँ पे मार्किंग नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है, कोई भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह लाइटें नहीं लगी हुई हैं। ओके, आप इसे आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, और वो जो कबायली लोग हैं वो इस बॉर्डर को मानते ही नहीं हैं। वो तो आराम से इसे क्रॉस करके आते जाते रहते हैं, और यही कारण है कि जब भी अफगानिस्तान या पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो आसानी से लोग वो आतंकवादी इस बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी ओर जाके छुप जाते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से आ रही है, 15 साल से, दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। अफगानिस्तान के बारे में कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ की केवल 12% भूमि ऐसी है जिस पे खेती बाड़ी करी जा सकती है। काफ़ी कम है, भारत की तरह नहीं है कि बहुत सारी ज़मीन पे आप खेती कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एरिड इलाका है। यहाँ पे जीवन यापन बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि आराम से आप खेती कीजिए, साल में 3 फसल निकाल रहे हैं और आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जी नहीं, लाइफ वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। 40 सालों से लगातार युद्ध चलने के कारण अफगानिस्तान से कई शरणार्थी बाहर जाकर पाकिस्तान और ईरान में रह रहे हैं। एक वक्त पे पेशावर का जो शरणार्थी शिविर था वो दुनिया का सबसे बड़ा कैंप हुआ करता था। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। दुनिया की लगभग 90% हेरोइन जो बनती है वो अफगानिस्तान की अफीम से बनती है। कई सारे आतंकवादी संगठन अपना पैसा इसी अफीम की खेती से ही लाते हैं। फाइनली एक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा है खैबर दर्रा, खैबर पास, जो कि पेशावर के पास में स्थित है। और जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उसका नाम है तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग। कुछ महीने पहले ये न्यूज़ में थी जब इसे सील कर दिया गया था पाकिस्तान में एक आतंकवादी हमले के बाद में। फिर हम बात करेंगे ग्रेट गेम की। ये ग्रेट गेम क्या है? तो ये एक जियोपॉलिटिकल गेम था। एक आपस में एक दुश्मनी थी दो बड़ी महाशक्तियों की। एक और था ब्रिटिश साम्राज्य और दूसरी ओर था रशियन साम्राज्य। तो रशियन और ब्रिटिशर्स के बीच में पूरे एशिया पे कब्जा जमाने की एक होड़ मची हुई थी। तो यहाँ से रशिया, देखिए पहले ये जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी ये रशिया का हिस्सा थे। तो रशिया की कोशिश थी कि दक्षिण की ओर जाया जाए। उनकी अल्टीमेट कोशिश ये थी कि यहाँ तक पहुँच जाएं ताकि उनके पास सी एक्सेस मिल जाए, उन्हें समुद्र तक अगर उन्हें कोई बंदरगाह मिल जाता है तो उनका व्यापार बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि रशिया यहाँ पे देखिए आप पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, यहाँ पे कहीं भी उसे व्यापार नहीं कर सकता। वो एशिया से व्यापार करना रशिया के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इधर दक्षिण में ब्रिटिश एम्पायर भारत में कब्जा जमाए हुए था और वो नहीं चाहता था कि रशिया यहाँ पे दक्षिण में आए। तो इसलिए वो भी बार बार अफगानिस्तान में और ऊपर उसने 2-3 बार लड़ाइयाँ लड़ी इस एरिया में, ताकि यहाँ पे रशिया का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके। तो ये था ग्रेट गेम। लगभग 19वीं शताब्दी के ख़त्म होने तक ये ग्रेट गेम ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब दोनों ने आपस में एक सहमति से बॉर्डर तय कर लिया और कहा कि आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, हम इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। उसी समय के आसपास ये डुरैंड लाइन बनाई गई और इन दोनों ने अपने बीच में अफगानिस्तान को एक बफर जोन की तरह बना दिया, ना जिसमें आप जाएंगे ना हम जाएंगे। तो ये बफर जोन की तरह बनने के बाद कुछ सालों बाद एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ 1919 में ब्रिटिश एम्पायर और अफगानिस्तान के राजा के बीच, और उसके बाद से अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट माना जाता है। तब आज़ाद हो गया और ब्रिटिशर्स ने अपना दखल अफगानिस्तान के मामलों में देना बंद कर दिया। आज़ाद होने के बाद अफगानिस्तान वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूट्रल रहा। उसने कोल्ड वॉर में भी, शीत युद्ध में भी किसी की साइड नहीं ली, ना रशिया की ना अमेरिका की। और वहाँ पे जो राजा थे किंग ज़हीर शाह ने 1960 के दशक में वहाँ पे नए कदम उठाए, मॉडर्न रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे कि इलेक्शंस, चुनाव हुए, लोगों को एक सरकार बनी, पॉलिटिकली इलेक्टेड सरकार थी वो। दूसरा, पॉलिटिकल राइट्स दिए गए। तो ये हालांकि राजा थे, ये कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक तरह से लोकतंत्र की शुरुआत कर दी। और महिलाओं की पढ़ाई लिखाई को काफ़ी इन्होंने ध्यान दिया, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बनवाए, काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया, नए हाईवेज़ का डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स, और अफगानिस्तान का उस दौरान काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। लेकिन 1973 में इन्हीं किंग ज़हीर शाह के कज़न दाऊद खान, इन्हीं के एक भाई ने इन्हें हटा दिया सत्ता से, और ये खुद क्या बन बैठे, राजा नहीं, ये बने प्रेसिडेंट। तो इन्होंने कहा मैं राजा का भाई हूँ लेकिन राजा नहीं बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों बनूंगा। तो ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों बन गए, दाऊद खान। लेकिन कुछ ही साल बाद इनका भी तख्ता पलट कर दिया गया। किसके द्वारा? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, PDPA,
और 5 साल बाद ही 1978 में वहाँ पे एक रेवोल्यूशन लेकर आए, क्रांति लेकर आए। वो लोग इसे क्रांति कहते हैं। अफगानिस्तान के जो ये दाऊद खान थे उनके लिए, उनकी नज़र से तो ये तख्ता पलट था, कू था, और इसे कई बार सौर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये सौर जो है ये महीने का नाम होता है, जो फारसी महीने होते हैं उनमें ये महीने का नाम है। तो जिस महीने में ये क्रांति आई थी इसीलिए उसको सौर रेवोल्यूशन कहा गया है। तो इस पीडीपीए जो कम्युनिस्ट सरकार थी, इसने भी आने के बाद वो मॉडर्नाइजेशन के जो काम है जो ज़हीर शाह ने शुरू किए थे उन्हें जारी रखा। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये कम्युनिस्ट थे, इनकी सोच कम्युनिस्ट थी, तो इनका कहना था कि ज़मीन जो है वो किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारी नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने लैंड रिफॉर्म लाने शुरू किए। जिनके पास बहुत ज़मीन थी उनसे लेकर बांटनी शुरू कर दी, जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनके बीच में। तो ये रिफॉर्म जब वो लेकर आए तो रूरल एरिया के जो गाँव के लोग थे वो उनसे बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि उनका मानना था, देखिए जो कबायली संस्कृति है अफ़गानिस्तान की, वो ज़्यादा सरकार, शासन व्यवस्था, टैक्स चुकाने, इन चीज़ों में नहीं मानती थी। वो अपना एक अलग तरह का जीवन यापन हज़ारों सालों से करते आ रहे थे और उसमें उन्हें कोई दखल पसंद नहीं था। तो जब सरकार ने उनसे उनकी ज़मीनें छीननी शुरू करी तो कई सारे लोग एक साथ इनके सरकार के खिलाफ आए और बहुत जगह पे सरकार के खिलाफ विद्रोह छिड़ा। और इस विद्रोह को इस कम्युनिस्ट सरकार ने लोगों को मारते हुए, गोलियां चलाते हुए उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया। लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। एक जगह ख़त्म करते थे तो दूसरी जगह शुरू हो गया। तो ऐसी हालत में ये सरकार थोड़ी सी अस्थिर होती जा रही थी। तो उन्होंने किससे मदद मांगी? अपने माई बाप सोवियत यूनियन से, जो कि कम्युनिस्ट, पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों का लीडर है। तो सोवियत यूनियन ने कुछ एडवाइसर्स भेजे और साजो सामान, मिलिट्री साजो सामान, हथियार, बंदूकें, ये सब भी भेजा ताकि इस नई कम्युनिस्ट सरकार को थोड़ी सी स्थिरता प्रदान हो। लेकिन ये वाला जो सपोर्ट था इनका, ये काफ़ी नहीं था। कुछ महीनों बाद ही ऐसी स्थिति आ गई कि अफ़गानिस्तान को खुद अपनी आर्मी भेजनी पड़ी और वो अगले 10 साल तक यहाँ पे एक लड़ाई लड़ता रहा। तो ये फ़ोटो है, एक ऐतिहासिक फ़ोटो, जब यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से जो फ़ौज है वो अफ़गानिस्तान में क्रॉस कर रही है, नदी के ऊपर जो ब्रिज है उसको क्रॉस करके अफ़गानिस्तान में एंटर हो रही है। तो यूएसएसआर ने अपनी आर्मी क्यों भेजी? पहला कारण, ये जो पीडीपीए पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें आपस में ही बहुत टकराव हो रहे थे। इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक दूसरे से उनकी बनती नहीं थी। कुछ उसमें 2 गुट बन गए थे। तो एक गुट ने दूसरे गुट का तख्ता पलट कर दिया, तो फिर से एक और तख्ता पलट हुआ और अब एक नया राष्ट्रपति बनता है, वो है हफीजुल्लाह अमीन। और ये केवल 3 महीने तक पावर में रहे और 3 महीने बाद यही सोवियत आर्मी ने आके इन्हें हटा दिया, इन्हें मार दिया, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं थे। दूसरी चीज़, पूरे रूरल एरियाज़ में, आसपास में जगह जगह विद्रोह उठ रहा था। कई जगह लोगों ने हथियार उठा लिए थे। कारण ज़मीन के जो रिफॉर्म्स लाए गए थे और दूसरा वहाँ के जो पुराने विचारों के लोग थे, जो इस्लामिक कल्चर में बिलीव करते थे, उन्हें ये मॉडर्न रिफॉर्म पसंद नहीं थे। उन्हें नहीं पसंद था कि लड़कियों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है। और उसके अलावा भी कई सारे रिफॉर्म्स थे। बाहर के देशों का इंटरफेरेंस था, फॉरेन इंजीनियर्स, फॉरेन टेक्नीशियंस आके अफगानिस्तान में काम कर रहे थे। तो कई तरह का टकराव था। ये चीज़ें वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये भी है, हालांकि ये बोला नहीं गया था उस वक्त सरकार द्वारा, सोवियत संघ द्वारा, लेकिन ये ऑब्वियस था कि ईरान में जो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन ये इस्लामिक रेवोल्यूशन था। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अफ़गानिस्तान में भी एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हो जाएगा। ये 79 की बात है। तो ये रेवोल्यूशन पूरे मध्य एशिया में ना फैल जाए, यानी कि कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारे इलाकों में ना फैल जाए। तो इसीलिए रशिया ने अपनी आर्मी, सोवियत यूनियन ने अपनी आर्मी अफ़गानिस्तान में भेजी। तो क्रिसमस ईव 1979 को सोवियत आर्मी अफ़गानिस्तान में आ पहुंची। क्रिसमस ईव यानी कि 24 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, क्रिसमस ईव का मतलब 24 दिसंबर की शाम होता है और क्रिसमस होती है 25 दिसंबर को। जैसे ही ये फ़ौज अफ़गानिस्तान में आई, दुनिया भर के 34 मुस्लिम मुल्कों ने और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसका विरोध किया। उन्होंने कड़ी निंदा करी कि आप ऐसे कैसे किसी देश में सीधा हमला कर सकते हैं। ये वहाँ का अंदरूनी मामला है कि वहाँ पे लोग विद्रोह कर रहे हैं, किसी बाहरी मुल्क को वहाँ फ़ौज भेजने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सोवियत आर्मी ने एक नहीं सुनी और उन्होंने जाकर लगभग सारे शहरों पे कब्जा कर लिया। जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कि टीवी, रेडियो, उन सब पे भी अब सोवियत आर्मी का कब्जा था। लेकिन अफ़गानिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि आप वहाँ पे शहरों पे तो कब्जा कर लेंगे, लेकिन गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ों में जो गांव बने हुए हैं, उनमें कब्जा करना लगभग इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रोड नेटवर्क नहीं है। आपको मैंने हिंदू कुछ पहाड़ियाँ दिखाई थी जोग्राफिकल मैप में। आपने देखा होगा वहाँ पे जो पहाड़ बने हुए हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि उनमें कोई सड़कें नहीं है, पगडंडियाँ बनी हुई है। तो टैंक, गाड़ियाँ, ये सब ऊपर नहीं जा सकता। सोवियत यूनियन की आर्मी के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों ने नारा दिया धार्मिक युद्ध का। क्यों? क्योंकि देखिए, सोवियत यूनियन जो है, वहाँ पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। उनका मानना था कि कोई भगवान नहीं होता है। वो ऑफिशियली एथीस्ट थे, ठीक है।
तो इसीलिए उनका मानना था कि ये जो जिसने हम पे हमला किया इनका तो कोई भगवान ही नहीं है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें यहाँ से भगाएं, हमारे इस देश से उन्हें भगा दें। तो जितने भी अलग अलग कबाइले थे, जो अलग अलग रेबेल ग्रुप्स थे, हर एक का कारण अपना अपना अलग था विद्रोह करने का, तो ये सब इकट्ठे हो गए। तो अगर बाहर से हमेशा कोई ताकत आई है तो अफ़गानिस्तान के लोग हमेशा उनका एक होकर मुकाबला करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहरी ताकत चली जाती है तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये हमेशा रहा है इतिहास में। तो इन लोगों ने जब लड़ाई लड़नी शुरू करी तो इन्हें कहा गया मुजाहिदीन, यानी कि एक धार्मिक युद्ध में जो लड़ाके हैं उन्हें मुजाहिदीन कहा जाता है, और इस लड़ाई को कहा गया जिहाद, कि ये जिहाद है। पूरे दुनिया से अलग अलग जवान लड़के आकर इस लड़ाई में शामिल होना शुरू हो गए। जैसे आज आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से सीरिया में हो रहा है, दुनिया के कई अलग अलग देशों से, यूके, फ्रांस, टर्की, लिबिया, कहीं कहीं के लोग आके सीरिया में लड़ रहे हैं, जबकि उनका सीरिया से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक धार्मिक युद्ध का नारा देके लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, लोगों को बुलाने की कोशिश करी जा रही है। और इन जिहादी और मुजाहिदीनों को किसने सपोर्ट किया? सबसे बड़ा सपोर्टर था पाकिस्तान। और पाकिस्तान, आपको बता दूं कि शीत युद्ध में अमेरिका के खेमे में था, तो वो तो वैसे भी नहीं चाहेगा कि यूएसएसआर वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अपने पाँव पसारे। दूसरी ओर सऊदी अरेबिया, टर्की और जितने भी बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, सब ने इन मुजाहिदीन फाइटर्स को हथियार सप्लाई किए और पैसा सप्लाई किया। चाइना भी इन्हें सप्लाई कर रहा था हथियार से। क्यों? क्योंकि चाइना और यूएसएसआर के बीच में आपस में 62 में एक स्प्लिट हो गया था। तो हालांकि दोनों कम्युनिस्ट देश थे, लेकिन दोनों में बनती नहीं थी 1962 के बाद में। और फाइनली अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा था? क्यों? क्योंकि शीत युद्ध में उसे यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ता नज़र आ रहा था। उसे लगा कि अगर अफ़गानिस्तान पे सोवियत यूनियन का कब्ज़ा हो गया तो आगे चल के पाकिस्तान या फिर ईरान में भी वो हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए कंटेनमेंट पॉलिसी, अगर आपको मेरा शीत युद्ध का वीडियो याद हो, उसमें मैंने कंटेनमेंट के बारे में आपको बताया था कि कैसे उनका लक्ष्य होता था कोल्ड वॉर में हमेशा कि आगे बढ़ने से रोक दो, कंटेन कर लो। कोई भी अगर कम्युनिस्ट देश बनने जा रहा है तो उसके पड़ोसी को कम्युनिस्ट मत बनने दो। ये उस ज़माने का एक प्रोपेगेंडा पोस्टर है, आप देख सकते हैं। ये एक मुजाहिदीन है, अफ़गानी आदमी है, जो कि एक रशियन भालू, तो उसके ऊपर ये पाँव जमा के खड़ा है और अफ़गानिस्तान को आज़ाद करने का नारा दे रहा है। तो इन मुजाहिदीनों ने गुरिल्ला वॉरफेयर अपनाया, छापामार युद्ध। ऑब्वियस सी बात है, जब पहाड़ इतने सारे हैं तो छापामार युद्ध ही होगा। छापामार युद्ध वैसे भी मैदानी इलाकों में पॉसिबल है ही नहीं। आप सिर्फ पहाड़ों में ये कर सकते हैं कि घाटी में कोई आ रहा है, आप उसके ऊपर पहाड़ों से बैठकर हमला कर दें। तो आप देख सकते हैं ये कैसा पहाड़ी एरिया है। ऐसे हालातों में रहते हुए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। जब दुनिया भर के जवान लड़के अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ने आ रहे थे जिहाद के नाम पे, तो उनमें से एक सऊदी अरेबिया की सबसे अमीर ख़ानदान का भी एक लड़का था जिसका नाम था ओसामा, और आगे चल के ये ओसामा बिन लादेन नाम का सबसे खूंखार आतंकवादी इसे माना गया। ये उस 1980s की फ़ोटोग्राफ है। ये एक और फेमस फ़ोटो है रोनाल्ड रेगन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनसे मिलने के लिए इन्हीं मुजाहिदीन गुट के अलग अलग गुटों के जो नेता हैं वो उनसे मिलने आए थे। ये सब ट्राइबल लीडर्स हैं अपने अपने क्षेत्र के, और इन्होंने बोला था कि हमें और मदद करिए, आप हमें और ज़्यादा मटेरियल्स प्रोवाइड कीजिए, हमें अगर सोवियत यूनियन को हराना है तो ये भी फेमस फ़ोटोग्राफ। तो इस 80 के दशक में जब अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई का माहौल बना हुआ था, तो कुछ लोगों ने अपने अपने गुटों को बहुत पावरफुल बना लिया। उन्हीं में से एक था अहमद शाह मसूद, जिन्होंने आगे जाके नॉर्दर्न अलायंस नाम के गुट, ये आगे नॉर्दर्न अलायंस के लीडर बने। आगे भी नाम आएगा इस नॉर्दर्न अलायंस का। और ये उनकी फ़ोटो है, अहमद शाह मसूद। और दूसरे गुट थे जैसे कि तालिबान, हालांकि ये काफ़ी बाद में बना था 1990 के आसपास, और अलकायदा। अमेरिका ने इन सभी को हथियार सप्लाई किए, और वहाँ पे ग्राउंड लॉजिस्टिक्स कैसे जाते थे, क्योंकि हथियार आते थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आईएसआई जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो वहाँ से अफ़गानिस्तान उन्हें पहुँचाती थी। और इसके कारण ये जो युद्ध है ये स्टेलमेट पे आ गया, बराबरी पे आकर ख़त्म हो गया। ना अफ़गानिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं वो शहरों पे कब्ज़ा कर पा रहे थे, और ना सोवियत यूनियन की जो आर्मी है ना वो गाँवों पे पहाड़ों पे कब्ज़ा कर पा रही थी। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग विद्रोही गुट हैं जो 80 के दशक में जिनका अफ़गानिस्तान में कंट्रोल था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया स्टिंगर मिसाइल के बाद। ये गेम चेंजर की तरह साबित हुई। स्टिंगर मिसाइल इस आदमी ने हाथ में जो पकड़ी हुई है, ये हैंड हेल्ड पोर्टेबल और बहुत ही हल्की सरफेस टू एयर मिसाइल है। इससे आप फायर करके किसी भी एरोप्लेन को या हेलीकॉप्टर को गिरा सकते हैं। तो ये स्टिंगर मिसाइल जो है ये अमेरिका ने 1985-86 के बाद में मुजाहिदीन को सप्लाई करनी शुरू कर दी थी। तो पहले क्या होता था, सोवियत यूनियन हेलीकॉप्टर में आते थे और ऊपर से हेलीकॉप्टर से हमला करके चले जाते थे, और ये नीचे से ग्राउंड पे जो मुजाहिदीन है ये कुछ नहीं कर पाए उसके खिलाफ। लेकिन स्टिंगर मिसाइल आने के बाद इनके पास एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज था।
आप देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर को इन्होंने गिरा दिया और उसके ऊपर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो लगातार कई हेलीकॉप्टर्स उन्होंने सोवियत आर्मी के गिरा दिए और इसके कारण सोवियत यूनियन ने इनको बहुत बड़ा झटका लगा और युद्ध में थोड़े से वो पीछे हटे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने और इन्होंने अपने रिफॉर्म प्रोसेस को शुरू किया। ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रॉयका नाम की 2 स्कीम्स, और इन्होंने ये तय किया कि अब सोवियत यूनियन बाहर के देशों में अपनी आर्मी नहीं भेजेगा जहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। तो हम बिना बात के एक्सपांशन के चक्कर में अपनी आर्मी, अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपने देश पे ध्यान देंगे, हमारे अपने देश के अंदर रिफॉर्म करेंगे, यहाँ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने 1986 के बाद धीरे धीरे आर्मी को कम करना शुरू कर दिया था और एक यूएसएसआर ने ही एक सरकार वहाँ पे खड़ी करी और इसका लीडर था मोहम्मद नजीबुल्ला, और ये सरकार भी कम्युनिस्ट सरकार थी। 1989 आते आते सारे सोवियत यूनियन के जो सैनिक हैं वो अफ़गानिस्तान छोड़कर जा चुके थे। तो ये लड़ाई 79 से 89 तक चली। सोवियत आर्मी के वापस जाते ही अलग अलग जो वॉरलॉर्ड्स हैं जैसे कि अहमद शाह मसूद और जितने भी अलग अलग गुटों के लीडर्स थे वो सब आपस में लड़ने लगे। सभी के पास हथियार थे जो कि कई देशों ने उन्हें सप्लाई किए थे, पैसा था, और अब सब ने सोचा कि अब सोवियत आर्मी तो चली गई तो हमारा कब्जा होना चाहिए, हम ज़्यादा पावरफुल बनेंगे, हमारी सरकार बनाएंगे। तो इस फिराक में हर किसी ने एक दूसरे पे हमला करना शुरू किया और इससे शुरू होता है अफगान सिविल वॉर। तो अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान के गृह युद्ध की। तो ये शुरू होता है 1989 में और 96 लगभग 7 साल ये चला। 91 में सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट गया और 15 अलग अलग देशों में बांट दिया गया, और यही सोवियत यूनियन नजीबुल्ला सरकार को बहुत पैसा सप्लाई करता था और उनको सबसे बड़ा सपोर्ट इस सोवियत यूनियन का ही था। लेकिन जब ये सपोर्ट छिन गया तो नजीबुल्ला सरकार भी ज़्यादा समय नहीं टिकी और कुछ ही महीनों में नजीबुल्ला की सरकार भी गिर गई और वॉरलॉर्ड्स जो कि मैंने आपको बताया था आपस में लड़ रहे थे वर्चस्व के लिए, तो उन सब ने मिलकर आपस में एक समझौता किया कि हम काबुल में एक मिलीजुली सरकार बनाते हैं। लेकिन ये जो सरकार थी इसमें कोई किसी की बात नहीं मानता था और काबुल में लगातार 4 साल लड़ाई चलती रही। पूरे देश में 4 साल अफरा तफरी का माहौल था, ये सब आपस में लड़ते रहे, अहमद शाह मसूद और दूसरे जो बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स हैं। फाइनली एक तालिबान नाम का गुट उभर कर आया जो कि दक्षिण में कंधार के आसपास शुरू हुआ था। वैसे इसकी शुरुआत कई लोग बोलते हैं कि जो पाकिस्तान में शरणार्थी शिविर थे वहाँ पे हुआ, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे इसने अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व बढ़ाया और 96 तक इसने इन सभी वॉरलॉर्ड्स को हराकर काबुल से एटलीस्ट हटा दिया था। तो ये सिचुएशन आ गई 96 तक। ये जो येलो कलर में एरिया है ये पूरा तालिबान के कब्जे में आ गया और ये उत्तर का जो इलाका है ये अहमद शाह मसूद के पास रह गया, यानी कि नॉर्दर्न अलायंस। और उन्होंने एक और वॉरलॉर्ड के साथ मिलके, ये अहमद दोस्तम नाम के एक वॉरलॉर्ड थे, इन दोनों ने मिलकर बना ली नॉर्दर्न अलायंस और उत्तर में ये राज करने लगे। और फिर अगले 5 साल तालिबान की सरकार रही। तो देखिए कैपिटल किसके पास था? तालिबान के पास, लेकिन उत्तर का कुछ इलाका अभी भी इन नॉर्दर्न अलायंस के पास था, अहमद शाह मसूद के पास। इनकी आपस में 5 साल तक लड़ाई चलती रही और तालिबान ने धीरे धीरे ये सारा एरिया अपने पास कब्जे कर लिया 2001 तक। और 9 सितंबर 2001 को उन्होंने अहमद शाह मसूद को असैसिनेट करवा दिया, उनका कत्ल करवा दिया। ये 9/11 के सिर्फ 2 दिन पहले हुआ था। तो तालिबान ने 9/11 के 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद को मार गिराया। फिर हम बात करेंगे इस तालिबान के रूल की। तालिब का क्या मतलब होता है? देखिए तालिबान शब्द बना है तालिब से। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। तो जो उस इस्लामिक मूवमेंट के जो फॉलोअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कहा गया तालिब और उनकी जो सेना है उसको तालिबान। इनके लीडर थे मुल्ला उमर और 5 साल इन्होंने अफ़गानिस्तान पे राज किया और इस सरकार को मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान का हासिल था। ये जितने भी वॉरलॉर्ड्स थे ना उनको हर कोई ना कोई इस्लामिक देश सपोर्ट कर रहा था, किसी को सऊदी अरेबिया, किसी को टर्की, किसी को पाकिस्तान। लेकिन फाइनली जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया उनकी जीत हुई और इस तालिबान सरकार को रिकग्नाइज़ भी सिर्फ पाकिस्तान ही करता था, ज़्यादातर देश इसे रिकग्नाइज़ नहीं करते थे। तालिबान सरकार ने स्ट्रिक्ट शरिया लॉ लागू कर दिया, यानी कि शरिया लॉ जैसा लिखा गया है हर बात उसकी मानी जाएगी, एक एक शब्द शरिया कानून का फॉलो होगा। और ये स्थिति ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ही भयावह थी। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुए इस 5 साल में। अगर कोई चोरी करता था तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, अगर कोई दूसरा कोई क्राइम कर रहा है तो उसे पत्थरों से मार के उसे मार दिया जाता था। तो बेसिकली शरिया कानून का भी बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन इन्होंने अपनाया और 5 साल अफगानिस्तान में इससे शासन किया। महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। महिलाओं को स्कूल जाने से पूरी तरह मना कर दिया गया, ना प्राइमरी ना कॉलेज एजुकेशन, कुछ नहीं। और बुर्का पहनना कंपलसरी है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर बाहर निकलते हैं तो किसी फैमिली मेम्बर, पति या पिता के साथ होना ज़रूरी है। तो आधी आबादी तो घर के बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। 2002 में एक सर्वे आया था कि दुनिया में
एक महिला के रूप में पैदा होने के लिए सबसे ख़राब देश अफ़गानिस्तान था, क्योंकि तालिबान के लगभग 5 साल और उससे पहले जो गृह युद्ध चल रहा था उसके कारण अफ़गानिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर एक और ग्रुप की बात करेंगे, अलकायदा। अलकायदा जो है ये तालिबान से थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है। तालिबान तो सरकार बनाना चाहते थे, कानून बना के एक क्षेत्र पर राज करना चाहते थे, और उन्होंने वो किया। दूसरी ओर अलकायदा तो एक इंटरनेशनल नेटवर्क था, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे जो कि आतंकवाद फैलाना चाहते थे। इनकी जो विचारधारा थी वो इस्लामिज़म और सलाफिज़म की भी बहुत ही एक्सट्रीम विचारधारा थी, और इनका क्या मकसद था, दुनिया में अलग अलग जगह आतंकवादी हमले करे जाएं और आतंक से अपना लक्ष्य हासिल किया जाए। तो इस अलकायदा के लीडर थे दो, उसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी, और इन्हें सपोर्ट किसने दिया, तालिबान ने। तो अलकायदा के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर थे वो सब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की शरण में फल फूल रहे थे। तो ये स्थिति है 2001 तक। और कुछ आपको फेमस हमले बता देता हूँ जो अलकायदा ने किए हैं, जैसे ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 9/11 को गिरा दिया गया था, उस पर उन्होंने 1993 में भी एक बम विस्फोट किया। फिर 1998 में अमेरिका के 2 एम्बेसीज़ में, 2 दूतावास में बॉम्बिंग करी गई, अफ्रीका में, तंजानिया और केन्या में। और सबसे बड़ा हमला 9/11, जिसमें 4 प्लेन हाईजैक करके 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, एक पेंटागन में क्रैश करा, और एक फ़्लाइट और जाके क्रैश हो गई मैदानी इलाके में, और उसका लक्ष्य था वाइट हाउस। तो वाइट हाउस पे उसे क्रैश करवाने वाले थे। तो ये आज दिन तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। 9/11 लगभग 3000 लोगों की इसमें मौत हुई थी। और मैड्रिड में ट्रेन्स में बॉम्बिंग करी गई 2004 में। तो ये कुछ बहुत बड़े बड़े हमले हैं जो अलकायदा ने किए। इस फोटो में आप देख सकते हैं वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंग्स, ट्विन टावर्स, जो कि अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक थे, न्यूयॉर्क शहर में। और इनमें ये प्लेन हाईजैक करके इन्होंने प्लेन क्रैश करवा दिया, जिससे कि इस बिल्डिंग में विस्फोट हुआ और बिल्डिंग पूरी नीचे गिर गई, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इन हमलों के बाद जॉर्ज बुश ने अपना वॉर ऑन टेरर शुरू किया। आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने एक जंग छेड़ दी, और उन्होंने बहुत फेमस स्पीच दी और कहा कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप हमारे खिलाफ हैं। किसमें? इस आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में। इसका क्या मतलब था? देखिए, दुनिया के कई देश ऐसे थे जो अपने यहाँ पे जाने अनजाने में आतंकवादी गुटों को और आतंकवादियों के जो शिविर हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको रहने देते थे। तो ऐसे देशों को साफ चेतावनी दी गई, जैसे कि तालिबान की जो सरकार थी उसे बोला गया या तो आप उसामा बिन लादेन को हमें सौंपिए और अलकायदा को अपने यहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो आप पे हमला करेंगे। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है वहाँ पे, अगर उस देश में आतंकवाद पनप रहा है तो हम वहाँ पे अटैक करेंगे। बेसिकली वॉर ऑन टेरर ये था। तो इसके तहत अमेरिका ने पिछले 15-16 सालों में कई देशों में अपने अभियान चलाए हैं, जैसे येमेन और सोमालिया। सबसे फेमस उनमें है अफ़गानिस्तान और इराक। तो 9/11 के हमले के बाद, यानी कि 11 सितंबर के जो हमले थे उसके तुरंत बाद शुरू होता है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ये उस ऑपरेशन का नाम था जिसमें अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया। 2001 अक्टूबर में शुरू होकर 2014 तक ये चला। उन्होंने हमला क्यों किया? क्योंकि तालिबान ने मना कर दिया कि हम उसामा बिन लादेन आपको नहीं सौंपेंगे। तो 2 महीने के अंदर अंदर ही तालिबान की सरकार गिर गई, और जो तालिबान के जो लड़ाके थे, तालिबान के लोग थे, वो सब पहाड़ियों में जाकर छुप गए। अलग अलग पहाड़ों में जाके कई सालों के लिए वहीं पे छुप गए। उसके बाद UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अफ़गानिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स का गठन किया, जिसे कहा जाता है ISAF। तो पहले हमला किसने किया था? ये हमला तो अमेरिका ने किया था, USA की आर्मी। लेकिन अब सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा क्योंकि अभी ये हमला ख़त्म हो चुका है, तो देश को जो फिर से सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ की नॉर्मल करनी है, देश का पुनर्गठन करना है, सरकार का पुनर्गठन करना है, तो ये सब काम किसकी देखरेख में होगा? इस ISAF के देखरेख में किया जाएगा। और उन्होंने एक व्यक्ति, हामिद करज़ाई नाम के एक व्यक्ति को एक इंतरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया। तो ये है हामिद करज़ाई। 2001 से लेकर 2004 तक ये इंतरिम गवर्नमेंट के हेड रहे थे। फिर 2004 में चुनाव हुए जिसमें इनको जीत हासिल हुई। फिर से 2009 में चुनाव हुए, इसमें भी ये जीत गए। तो इस तरह से ये लगभग 13 साल तक अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति की तरह इन्होंने शासन किया। अब ये जो तालिबान थे उनका क्या हुआ? देखिए, तालिबान के जो लड़ाके थे वो सब छुप के पहाड़ों में जाके छुप चुके थे, और उन्होंने कुछ ही सालों बाद फिर से हमला करना शुरू किया। और क्या इस्तेमाल किया? छापामार युद्ध। जो 1980 के दशक में सोवियत यूनियन के खिलाफ जो टैक्टिक्स अपनाई गई थी, वही सेम अब अमेरिका के खिलाफ अपनाई जा रही थी। तो जिन ग्रुप्स को अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए थे 20 साल पहले, अमेरिकी सेनाएं फिर से उन्हीं गुटों से लड़ रही थी, उन्हीं टैक्टिक्स का सामना कर रही थी। और क्या टैक्टिक्स थी? जैसे कि एम्बुश का मतलब आप घात लगा के बैठ जाइए किसी के लिए। तो अगर 10 गाड़ियाँ कहीं से निकलने वाली हैं तो घात लगा के बैठिए पहाड़ों में और उनके ऊपर
ऊपर से हमला कर दीजिए। रोड साइड आईईडी बॉम्ब, आईईडी का मतलब क्या होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। तो रोड के नीचे एक बम लगा दिया गया और उसके ऊपर से जैसे ही गाड़ी निकलेगी तो वो बम ब्लास्ट हो जाएगा, तो पूरी की पूरी गाड़ी इस ब्लास्ट में उड़ जाएगी। तो इस तरह के टैक्टिक्स इन्होंने अपनाई, यानी कि खुले में ऐसा नहीं है कि 2000 या 10,000 लोगों की आर्मी आके अमेरिका को चुनौती दे रही है, जी नहीं। तो ये एक बहुत ही एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने न्यूज़ में पढ़े भी होंगे। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी कि दोनों तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दो गुट हैं, उनमें कोई समानता नहीं है। तो एक और तो अमेरिका की प्रोफेशनल आर्मी है, ठीक है, जो छुप छुप के नहीं जा रही है, वो तो जाएगी अपनी गाड़ी में बैठ के, उनका पूरा कॉन्वॉय निकलेगा। लेकिन ये जो दूसरी तरफ सामने वाले जो लड़ने वाले लोग हैं, ये छुप के घात लगा के बैठेंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो कई सारे ग्रामीण इलाकों में फिर से तालिबान का कब्ज़ा होना शुरू हो गया है, और ये 2006 से देखिए इन्होंने अपना विद्रोह शुरू किया। ये इंसर्जेंसी 2006 में शुरू हुई, 2007-9 में कई सैनिक मारे गए। अभी तक अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका ने हमला किया था, तो जो शुरुआती हमला था ना 2 महीने का, जिसमें तालिबान की सरकार उन्होंने गिरा दी थी, उसमें तो मुश्किल से 100-200 सैनिक मारे गए थे। लेकिन उसके बाद पिछले 12-15 सालों में अमेरिका ने लगभग 4,000 सैनिकों को यहाँ पे खो दिया है। तो ये आंकड़े उस बात को पूरी तरह से उससे सहमति जताते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन बताई थी, इट इज़ ईजी टू इन्वेड अफगानिस्तान। वहाँ पे हमला करना काफ़ी आसान है, उसे जीतना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक स्थिर सरकार बना के शासन करना बहुत ही मुश्किल है। आज दिन तक तो कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, और अब भविष्य का कुछ कह नहीं सकते। 2015 में तालिबान ने कुंदूज पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था कुछ दिनों के लिए। कुंदूज जो है वहाँ की एक राजधानी है, एक स्टेट की, कुंदूज स्टेट जो है उसकी राजधानी है। तो उन्होंने इस तरह से कई प्रोविंसेस में अपना वर्चस्व बढ़ा लिया है। मई 2011 में उसामा बिन लादेन को मार दिया गया, और उसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान में नहीं मिला, उसे पाया गया फाइनली पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से कुछ ही किलोमीटर दूर एबटाबाद नाम के शहर में, जहाँ पे वो एक आलीशान भव्य मकान में आराम से रह रहा था। तो वहाँ पे अमेरिका ने रात को हमला करके उसामा बिन लादेन को मार दिया। ये जो युद्ध रहा है, जो तालिबान के खिलाफ इंसर्जेंसी से अमेरिका जूझ रहा है, ये इतना मुश्किल क्यों है, यहाँ पे इतने सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं? तो इस फोटो को देखिए, ये अफ़गानिस्तान की एक नॉर्मल रोड है। पहली बात तो यहाँ पे कोई रोड ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको गाँव में जाना है तो इस तरह की सड़कें हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी वाहन चलता है तो यहाँ से आप देखिए, अगर अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के जो लड़ाके हैं, अगर वो यहाँ पे बैठ जाएं तो वो यहाँ से सीधा हमला कर सकते हैं। तो इतने पहाड़ हैं यहाँ पे, पहाड़ों में यही बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहाड़ों में जितनी आप ऊंचाई पे जाएं उतना आसान नीचे हमला करना हो जाता है। तो इसीलिए जो आर्मी है जो गाड़ियों में जाएगी वो हमेशा रिस्क पे होगी, जो ऊपर बैठकर हमला कर रहा है उससे। तो ये जो तालिबान है ये हमेशा ऊपर बैठ के हमला करते हैं पहाड़ों में छुप के। तो इसीलिए, और फिर क्या, पहली चीज़ ये बम लगा देते हैं यहाँ पे। अब अगर ये आर्मी का कॉन्वॉय आया और यहाँ पे कोई बम लगा हुआ है तो ये आराम से 1 गाड़ी 2 गाड़ी तो इसमें ब्लास्ट हो जाएगी। इसी कारण ये लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जहाँ भी इन्हें कुछ भी रिस्की नज़र आता है ये रुक के चेक करते हैं। जो सैनिक हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ये सैनिक यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कोई आईईडी नहीं लगा हुआ हो, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस ना हो, जिससे कि ये गाड़ी पूरी ब्लास्ट हो जाए। तो ये लेटेस्ट अफ़गानिस्तान का मैप है 2016 दिसंबर के आसपास का, और इसमें ये बताता है, ये नक्शा ये बता रहा है कि कौन से इलाकों में अभी तालिबान ने फिर से अपना कब्ज़ा कर लिया है। तो तालिबान ने ये जो ब्लैक कलर का एरिया आपको दिख रहा है इस पे अपना कब्ज़ा कर लिया है। तो देखेंगे आप छुटपुट काफ़ी सारा इलाका है, और रेड कलर के एरिया में लड़ाई अभी जारी है। तो ये अभी के हालात हैं 2016-2017 के। तो इस वक्त अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि लगभग 20% एरिया अफ़गानिस्तान का फिर से तालिबान के कब्ज़े में जा चुका है। तो 2014 के बाद के सिचुएशन से हम बात करेंगे। 2014 जो साल है बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्यों? पहली चीज़, चुनाव हुए, हामिद करज़ाई की जगह अब कौन राष्ट्रपति बना? अशरफ गनी। तो ये हैं अशरफ गनी। अशरफ गनी सत्ता में आए, और उसके बाद दिसंबर 2014 में आईसैफ की जो फोर्सेस हैं, यानी कि इसमें भी आईसैफ में भी देखिए मेनली अमेरिका के ही सैनिक थे। तो इन सैनिक आईसैफ ने अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं ये सभी अफ़गानिस्तान की आर्मी को सौंप दी। जो वहाँ की लोकल आर्मी उन्होंने 15 साल में खड़ी करी है, उस आर्मी को इन्होंने पूरा सिक्योरिटी का काम सौंप दिया। और अब सिर्फ 10,000 अमेरिकी सैनिक वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि सिर्फ एडवाइस देते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और कभी कभी काउंटर टेरर ऑपरेशंस भी करते हैं। जो मेन काम है, 99% काम सारा अफ़गानिस्तान की खुद की आर्मी करेगी, और कुछ जो 1 या 2% का काम है वो अमेरिका की आर्मी करती है, मेनली ट्रेनिंग, एडवाइस। ओके। तालिबान 2015 में 2 गुटों में बट गया,
और इसमें एक गुट है जो कहता है कि बात करनी चाहिए अफ़गान सरकार से और बातचीत के द्वारा हमें एक मिलीजुली सरकार बना लेनी चाहिए या फिर शांति वार्ता करनी चाहिए। जो दूसरा गुट है वो शांति वार्ता के बिल्कुल खिलाफ है। तो इस तरह से तालिबान में भी दो अलग अलग फैक्शन बन चुके हैं। एक और थ्रेट उभर कर आया है, वो है आइसिस का। आखिर में इस्लामिक स्टेट भी यहाँ पे आ चुका है। कैसे? तालिबान के कुछ लोगों ने तालिबान का साथ छोड़कर इस्लामिक स्टेट को अपना लिया और उन्होंने भी कुछ एरिया पे कब्जा कर रखा है। लेकिन ये ईस्ट अफगानिस्तान में बहुत छोटा सा इलाका है, अभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है कि आइसिस अफगानिस्तान तक पहुँच चुका है, ना सिर्फ सीरिया और इराक में है। तो 40 साल से चल रहे इस युद्ध के कारण अफगानिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देशों में से एक है। आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, विकास की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, HDI रिपोर्ट्स, किसी में भी आप देखिए अफगानिस्तान पीछे से पहले, चौथे, पाँचवें नंबर पे आपको मिल जाएगा, इससे आगे नहीं होगा। अफगानिस्तान लगभग हर रिपोर्ट में पीछे ही आपको मिलेगा और उसका बहुत बड़ा कारण है पिछले 15 सालों में अफगानिस्तान में करप्शन बहुत बढ़ गया है। वहाँ की जो सरकार है, आर्मी है, दोनों बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। करप्शन इंडेक्स में ये आपको ऊपर मिलेगा, बस एक इस इंडेक्स में आपको ऊपर मिलेगा। ये करप्शन इतना क्यों है, कैसे आया? देखिए, जब अमेरिका ने वहाँ हमला किया उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन होना शुरू किया, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा आया। उस पैसे से क्या होना चाहिए था? स्कूल, एयरपोर्ट्स, हाईवेज़, ये सब बनने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, जब इतना पैसा आ रहा है, ये पैसा अफगानिस्तान की GDP से भी ज़्यादा है, जितनी वहाँ की GDP है टोटल, उससे भी ज़्यादा पैसा वहाँ पे सहायता के रूप में आता है दुनिया के अलग अलग देशों से, खास करके जो विकसित देश हैं उनसे। तो ये पैसा जब आता है तो ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही आसान सा माध्यम बन जाता है। वहाँ के जैसे देखिए बैंक ऑफिसर्स हैं, वो पैसा खा जाएंगे। जो सरकार के मंत्री हैं, जिनका काम है ये सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाना, फिर जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें वो पैसा खा जाते हैं। तो इस तरह से बहुत वहाँ पे करप्शन बढ़ चुका है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, वहाँ पे अभी पिछले साल ये बात सामने आई थी कि जो अफगानिस्तान की आर्मी है, जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे रेजिमेंट्स पाए गए जिनमें कहने को 1000 सैनिक एनरोल्ड थे, यानी कि ऑन पेपर 1000 सोल्जर्स हैं, उनकी तनख्वाह उठाई जा रही है सरकार के यहाँ से। लेकिन असल में वहाँ पे कितने सोल्जर्स पाए गए? सिर्फ 500। बाकी 500 की तनख्वाह जो भी उनका ऑफिसर है वो अपनी जेब में डाल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी होती है और यही कारण है कि अफगानिस्तान में डेवलपमेंट बहुत धीरे हो रहा है। उसके बाद है अफगानिस्तान की बहुत ही ख़राब साक्षरता दर। 40 सालों से जब लड़ाई चल रही है तो ना कोई स्कूल है, ना स्कूल की बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। जितने भी बच्चे हैं उनके हाथों में तो बंदूक थमा दी गई, AK-47 थमा दी गई। तो पढ़ाई वहाँ पे नाम मात्र की बची है। और अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो आबादी है उसमें लगभग 40% आबादी 15 साल से कम उम्र की है। तो अब अगर उन्हें नहीं पढ़ाया गया, जो इस वक्त के जो बच्चे हैं, तो अफ़गानिस्तान के आने वाले 30-40 साल भी बहुत बुरे होंगे डेवलपमेंट के हिसाब से, विकास के हिसाब से। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे अभी की जो सरकार है वो टैकल करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद माइंस, जो सोवियत वाला युद्ध था ना 80 के दशक में, उस समय अफ़गानिस्तान में बहुत जगह माइंस बिछा दी गई। अफ़गानिस्तान में कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा माइंस इस एरिया में बिछी हैं, अफ़गानिस्तान में। और ये माइंस आज भी लोगों को अपंग बना रही है। जैसे ही गांव के लोग अपने काम से कहीं जाते हैं पहाड़ों में और अचानक से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है उस माइन पे पैर रखते ही, तो इस माइन के कारण कई लोग अपंग हो चुके हैं वहाँ पे। फिर शरणार्थी, दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा शरणार्थी भी अफ़गानिस्तान से ही निकले हैं। अब सीरिया ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया हो तो शायद इसमें डाउट होगा, लेकिन देखिए अफ़गानिस्तान सोवियत वाला जो युद्ध था उसमें 7 मिलियन रेफ्यूजीज़ वहाँ से निकले थे। 7 मिलियन समझ रहे हैं आप? 70 लाख लोग वहाँ से अफ़गानिस्तान छोड़ के दूसरे देशों में पलायन कर गए। तो रेफ्यूजी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आज भी कई रेफ्यूजी पाकिस्तान और ईरान में रह रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा बोझ है कि इतने सारे अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ पे शरण देना। पेशावर का जो उनका कैंप था वो कई सालों से आज भी चला आ रहा है। तो अब 2017 में जाके पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया है कि मार्च 2017 में सभी अफ़गान शरणार्थियों को कहा गया है कि आप अपने अपने देश लौट जाइए। अब आपको हम पाकिस्तान की सरकार हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं रहने देंगे। और फाइनली टर्न कोट सोल्जर्स। टर्न कोट का मतलब देखिए अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है उसमें कई सैनिकों ने अपने ही ऑफिसर्स पे, अपने ही सैनिकों पे हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि तालिबान ने उन्हें टर्न कर दिया, अपनी साइड में ले लिया। तो उन सोल्जर्स ने क्या करा, अपने ही रेजिमेंट या बटालियन में दूसरे सैनिकों को मार के 15-20 सैनिकों को मारा, उनकी बंदूकें इकट्ठे करी और जाके तालिबान में शामिल हो गया। तो इस तरह के हमले बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये तो आप एंटीसिपेट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि ये कब हो जाए। आपका अपना ही सैनिक आपको गोली मार दे तो ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। और कई बार तो ऐसा उन्होंने अमेरिका के सोल्जर्स के साथ भी किया है। यानी कि देखिए जब जॉइंट पेट्रोलिंग, बीच में जॉइंट ऑपरेशन होते थे तो अमेरिका
और अफ़गानिस्तान दोनों के जो सैनिक हैं एक साथ ऑपरेशंस में जाते थे। तो इसमें कई बार ऐसा हुआ कि अफ़गानिस्तान के किसी सैनिक ने अमेरिका के सैनिकों को गोलियों से भून दिया। तो उसके बाद अब अमेरिकन आर्मी ये नहीं करती है, जॉइंट ऑपरेशंस उन्होंने काफ़ी कम कर दिए हैं, बंद ही कर दिए हैं। तो ये था अफ़गानिस्तान का अभी तक का सिनेरियो। अब अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रीलिम्स में तो अफ़गानिस्तान से ऐसा कुछ खास आने की संभावना नहीं है। एक दो चीज़ें हैं, जैसे डैम कौन सा है, तो भारत ने वहाँ सलमा डैम अपने भारत के सपोर्ट से वहाँ पे बनाया है अफ़गानिस्तान में। फिर वहाँ की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है अफ़गानिस्तान की, वो भी भारत ने पैसा दिया उससे बनी है। लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़, इंडिया का क्या रोल है डेवलपमेंट में। तो इसके लिए आपको लगातार न्यूज़ पढ़ते रहना है और देखना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, भारत ने कितनी क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट कितनी दे रखी है, कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स अगर कोई आते हैं तो उन्हें आप लिख कर रखिए अपने पास। उसके बाद हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है ये दिसंबर 2016 में भारत में हुई थी, अमृतसर में। और इस प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। फिर तीसरा, रशिया का क्या रोल है अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी सिनेरियो में। रशिया अपना जो रोल है काफ़ी बढ़ाता जा रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इस एरिया में, तो इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। फिर चाबहार पोर्ट जो है इसे भारत डेवलप कर रहा है ईरान में, ताकि अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाए, आसानी से वहाँ से हम गैस, ऑयल, इन सबको इंपोर्ट कर सकें और अफ़गानिस्तान तक दूसरा भी जो सामान है पहुँचा सकें आराम से। क्योंकि इस वक्त बीच में पाकिस्तान के थ्रू हमारे ट्रक्स जाते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी आपस में प्रॉब्लम आती है तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा व्यापार उसी दिन बंद हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए भारत चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है और वहाँ से एक रेल लाइन और एक हाईवे अफ़गानिस्तान तक बनाएगा, तो इसके बारे में देखिएगा। और फाइनली टापी पाइपलाइन, टापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तो ये 4 देश हैं, ये चारों मिलकर TAPI पाइपलाइन बना रहे हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आप समझ ही सकते हैं क्यों। आपस में भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सभी देशों के बीच में अभी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो इस पाइपलाइन को, काम को शुरू होने से रोक रहे हैं। और सिक्योरिटी इसकी बहुत बड़ी कारण, सिक्योरिटी इशूज़ सबसे बड़ा कारण है। अफ़गानिस्तान में जहाँ से पाइपलाइन डलेगी, कई क्षेत्रों में अभी तालिबान का कब्ज़ा है, तो वहाँ पर तो पाइपलाइन कैसे रह सकती है। जिस दिन पाइप बनेगी उसके अगले दिन तालिबान उसे उड़ा देंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं तापी पाइपलाइन को। लेकिन प्रोजेक्ट क्या है, क्या चाहता है, क्या इसके लक्ष्य हैं और कैसे ये बनेगा, तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस हैं मेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो क्योंकि मैंने इसमें 3 अलग अलग युद्ध को एक साथ डिस्कस किया, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फाइनली StudyIQ के बैंक और SSC CGL के लिए जो पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज हैं वो studyIQ.in पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।